हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर के, और चैप्टर का नाम था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, और आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी में हमने सिंपली करना क्या था कि जो डीएनए है, डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से निकाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमें फिट करना था। यानी आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पर बनाना था, और इसी की प्रोसेस हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल देखे ना। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो देख लेते हैं अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा है, जिसमें आपने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को समझा है, और आपने समझा कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया। ठीक है। सेकेंड, हमने बात की है यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की, जिसमें आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात की है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में बात की है। अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे, और आपने कहा कि कुछ स्टेप्स हमारे पास आते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। और नया कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कोई फॉरेन डीएनए को ऐड कर रहे हैं, एक नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसी को आप रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं। री का मतलब होता है पुनः, कॉम्बिनेंट का मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, फिर से उसे क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। दो अलग अलग जो जीव हैं उनके डीएनए को आप कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? आपने क्या बोला? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आपने क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा? क्योंकि आपने कहा जीन से रिलेटेड है, आपके जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, इसीलिए आप इसे कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आपने बोला यहाँ पर हो क्या रहा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर टू डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट। यानी आपने अलग अलग जीवों को लिया, उसके डीएनए को आपने ऐड किया है, दोनों के जीन को आपने, जीन या डीएनए को आपने ऐड किया है, आपके पास एक नया सीक्वेंस आया है डीएनए का। ये बात हम करते चले आ रहे हैं। आज आपका थर्ड डे है इस चैप्टर का, और ये चीजें हम फर्स्ट डे से ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली में करना क्या है। अब आपके पास कुछ स्टेप्स आए थे। सबसे पहले हम आइसोलेशन की बात कर चुके हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो भी जीव, जो भी ऑर्गेनिज्म डीएनए को डोनेट कर रहा है, जहां से भी आपको डीएनए निकालना है, हम एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे थे। आपने कहा कि आपको क्या करना है, इंसुलिन का जो जीन है उसे आपको निकालना है, किसी दूसरे जीव में डालना है। ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? आपने कहा कोई एक जीव है और ये दूसरा जीव है। ठीक है, ये दूसरा जीव है। आपने कहा कि आपको इंसुलिन का जीन निकालना है और इसमें क्या करना है, ऐड करना है इस प्रकार से। ठीक है। अब आपने कहा कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीन को निकालना पड़ेगा। यहाँ से पहला जो स्टेप आपका क्या होगा, वो होगा आइसोलेशन। आइसोलेशन में आपने क्या पढ़ा, कैसे आइसोलेट किया था आपने? कैसा आइसोलेट किया था आपने? आपने कहा कि हमें क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए। ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल आपने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे प्रोटीन होगा, यहाँ पे लिपिड होगा, आरएनए होगा, सारी चीजें होंगी। अब हमने कहा कि अगर ये तो एनिमल सेल की बात है, ये है एनिमल सेल की बात। अगर हम प्लांट सेल या फिर हम बैक्टीरियल सेल या फिर हम फंगल सेल की बात करें, तो आपने कहा यहाँ पे सेल वॉल भी आ जाती है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके आपको हर एक लेयर को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? क्या बोला आपने? आपने बोला कि आपको एक एक करके यहाँ से हर एक लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि एट लास्ट आपको क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल आपको चाहिए। ठीक है। तो आपने क्या किया, देखिए आपने बोला सबसे पहले अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए सेल वॉल को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्लांट में आपने क्या किया, सेलुलोज को ऐड किया, क्योंकि इसकी सेल वॉल बनी थी सेलुलोज से। फंगल सेल में आपने काइटिनेज को ऐड किया है, और यहाँ पर आपने लाइसोजाइम को ऐड किया है। ठीक है। अब आपके पास क्या आ गई है, अब आपके पास सेल आ गई है विदाउट सेल वॉल। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे। अब आपके पास आ गई है क्या, यहाँ पे सबको एक ही शेप का बना लेते हैं, आप समझ लीजिए चीजों। अब आपने कहा कि अब आपके पास जो सेल है वो विदाउट सेल वॉल आ गई है। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने कहा प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएज को ऐड कर लिया। ठीक है, लिपिड को तोड़ना है तो लाइपेज ऐड कर लिया, आरएनए को तोड़ना है तो आरएनएज क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम चीज आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब आपके पास सिर्फ क्या आया है, यहाँ पे
जेनेटिक मटेरियल आया है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल आया था, लेकिन आपने बोला अभी तक ये जो सारी चीजें टूटी हैं ये भी इसी सॉल्यूशन में ऐड है, क्योंकि आपने कहा जो भी चीजें आप तोड़ रहे हैं वो टूट तो जा रही हैं लेकिन अभी भी वहीं पे होंगी, एक साथ होंगी। अब आपने क्या किया, लास्ट लाइन में आपने बोला था कि आपने यहाँ पर चिल्ड एथेनॉल में क्या कर दिया है, इस सॉल्यूशन को डाल दिया है। कौन से सॉल्यूशन को? जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल भी था, जिसमें आपका टूटा हुआ प्रोटीन, लिपिड, सारी चीजें वहां पे इंक्लूड थी। अब आपने क्या किया, चिल्ड एथेनॉल में जब इसे डाला तो आपको क्या मिला, डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल गया है, ठीक है। आपको प्रेसिपिटेट डीएनए मिल गया है। कैसे मिला, देखिए इमेज में क्या चीजें आपने बोली थी, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए का कोई कलर नहीं होता। सबसे पहले तो ये समझिए, आपने कहा जो भी चीजें आपने तोड़ी थी, आपने सेल वॉल तोड़ी, आपने सेल मेम्ब्रेन तोड़ी, आपने प्रोटीन तोड़ा, आपने लिपिड को तोड़ा है, आरएनए को तोड़ा है, लेकिन वो सारी चीजें वहीं पे थी। अब आपने उसे क्या कर दिया है, चिल्ड एथेनॉल में डाल दिया है, ठीक है, ठंडी एथेनॉल में डाला। इस प्रकार से प्रेसिपिटेट आपके पास आया व्हाइट कलर का। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, डीएनए अपीयर्स एज अ व्हाइट precipitate of the fine thread of the spool। अब डीएनए क्या होगा, आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपके पास आया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, स्पूलिंग किसे कहते हैं? ये है आपकी स्पूलिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने कहा जो प्रेसिपिटेट डीएनए था उसको आपने क्या किया, स्पून के थ्रू निकाल दिया है, इसी को आप स्पूलिंग कह रहे हैं। यहाँ तक की बात आप लोग कर चुके थे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आप लोग देख चुके थे। अब देखिए सेकंड स्टेप आपके पास क्या आएगा, आपने जब आइसोलेट किया डीएनए को, अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, आपने कहा डीएनए फ्रेगमेंटेशन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेस। अब आपने जब ये निकाला तो सिर्फ आपका इंसुलिन का जीन नहीं निकला है, आपने पूरे ही डीएनए को निकाल लिया है। पूरे डीएनए को निकालेंगे आप, ठीक है, पूरा डीएनए निकाला आपने, क्योंकि आपने कहा डीएनए का फ्रेगमेंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें जो आपका इंसुलिन का जीन होगा वो कहीं एक जगह पे होगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, इंसुलिन का जीन चाहिए। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करेंगे जेनेटिक सीजर की, मॉलिक्यूलर सीजर की, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। अब आप किसी भी चीज को काटने के लिए किसका यूज करते हैं, सीजर का यूज करते हैं। यहाँ पर भी सीजर का यूज हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो सीजर होंगे ये ऐसे सीजर नहीं है जो आप और हम देखते हैं या हम यूज करते हैं, ये होते हैं एंजाइम। क्लियर है इतनी बात? अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये डीएनए को काटने का काम करते हैं। इन्हीं को आप जेनेटिक सीजर भी कहेंगे। क्यों जेनेटिक? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर सीजर भी कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहेंगे। अब आप ये समझते हैं कि जेनेटिक सीजर और मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब हम समझते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अवरोध करना, रिस्ट्रिक्शन यानी कि रोकना, सिंपल सी बात है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब आप समझे, रोकना। एंडो का मतलब होता है अंदर से, और न्यूक्लियस का मतलब होता है जो न्यूक्लियस को क्या करे, यहाँ पर न्यूक्लियस जो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की ग्रोथ को रोके। क्लियर है इतनी बात? जब आपने कहा था आपको आरएनए को ब्रेक डाउन करना है तो आरएनएस का आप वहां पर यूज कर रहे थे। तो आपने क्या बोला कि आपको न्यूक्लिक एसिड को अगर ब्रेक डाउन करना है तो आप न्यूक्लियस का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ब्रेक डाउन ही करना है, आपको क्या करना है, कट करना है। अब क्या होता है, देखिए देखिए ये आपकी एक बैक्टीरिया सेल आती है। ये हम बात कर रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये कहाँ से आए हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपने कहा ये है बैक्टीरिया सेल, ठीक है, बैक्टीरिया सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल ये है, बाकी सेल ऑर्गेनेलिज है उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब आपने बात की थी किसकी, बैक्टीरियोफाज की। बैक्टीरियोफाज की जब आपने बात की थी तो आपने कहा बैक्टीरियोफाज क्या करता है, क्या है बैक्टीरियोफाज? अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरियोफाज क्या है, जब आप क्लास 11th में थे तब आपने हर एक ग्रुप के बारे में स्टडी की। बैक्टीरियोफाज के एक वायरस है, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। क्या है, ये वायरस है, और इस वायरस का नाम क्या होगा, बैक्टीरियोफाज होगा, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया सेल पे अटैक करता है। क्लियर है? अब ये जब अपना डीएनए यहाँ डालता है तो क्या करेगा, आपने बोला वायरस करता है क्या है, जैसे ये किसी लिविंग सेल में आए, ये क्या होता है, इसमें लिविंग का नेचर आ जाता है, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करने लगेगा, और बहुत जल्दी जब रेप्लिकेट करता है तो क्या करेगा, यहाँ पर अब वायरस की कॉपी बनाएगा और इसी प्रकार सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। अब बैक्टीरिया सेल में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, इसी को आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, इस डीएनए को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि ये कहीं से भी, जैसे इसी को आप मॉलिक्यूलर सीजर कह रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही आप मॉलिक्यूलर सीजर या फिर क्या कह रहे थे, जेनेटिक सीजर कह रहे थे। अब ये क्या करते हैं कि जो वायरस का डीएनए था इसे काट देते हैं, जगह जगह से काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह से काट देंगे, कुछ स्पेसिफिक साइट होती है और उन्हीं स्पेसिफिक साइट को पहचान करके ये उन्हें काटते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कुछ रिकॉग्निशन साइट होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी साइट होती है जिसे आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि क्या है, जो डीएनए है आपका, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को पहचान करके जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इन्हें कट करेगा। तो आप जान लीजिए कि कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, हम यहाँ पे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक मॉलिक्यूलर सीजर को ले रहे हैं, तो जो एक मॉलिक्यूलर सीजर है वो हमेशा एक पर्टिकुलर साइट से ही डीएनए को कट करेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इसने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जब इसे काटा तो अब क्या है कि ये जो डीएनए है ये इनएक्टिव हो गया है, अभी एक्टिव नहीं रहा है। तो इसने क्या किया, इसने डिफेंस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रहा है। कौन, किसकी बात हो रही है, हमने कहा यही क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। बैक्टीरियल सेल में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जब भी वायरस क्या करता है, बैक्टीरियल सेल पे अटैक करेगा तो ये अपना डीएनए, अब ध्यान दीजिए, जब आपने देखा हो कि जो वायरस है वो कैसे अटैक करता है, वायरस पूरा का पूरा इंसर्ट नहीं करता है। ठीक है, वायरस क्या करेगा, अपने डीएनए को यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब डीएनए रेप्लिकेट करता है और तब जाके सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन सेल को बचाने के लिए एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं, जिन्हें आप मॉलिक्यूलर सीजर कह लीजिए, जिन्हें आप जेनेटिक सीजर कह लीजिए या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह लीजिए। ये डीएनए को क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइट से काटना शुरू कर देते हैं। अब आपने कहा अगर ये स्पेसिफिक साइट से काटते हैं तो एक ही बार काटेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि डीएनए का फ्रेगमेंट बहुत बड़ा होता है तो एक ही जो सीक्वेंस है वो बार बार आ सकता है। आपने कहा जो सीक्वेंस यहाँ पर पाया जा रहा होगा, हो सकता है वो यहाँ पर भी आए, वो यहाँ पर भी आए, वो आगे भी आए, क्योंकि डीएनए का फ्रेगमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जहां जहां पर वो विशिष्ट जो जगह है, वो विशिष्ट स्थान आएगा, वो स्पेशल साइट आएगी, जिसे आप रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, वहां वहां पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को काट देता है, और इसी प्रकार से जो वायरस है, वायरस का डीएनए इनएक्टिव हो जाएगा, सेल आपकी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। क्लियर है इतनी बात, सेल बच जाएगी। अब आपने कहा ठीक है हमें मिल गए हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वायरस के डीएनए को तो कट कर दिया है, लेकिन बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे नहीं काटा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर आ जाए। पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिकॉग्निशन साइट मिल सकती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, होता क्या है, जहां जहां पर ये हो रही है बैक्टीरियल सेल के, किसकी बात, जेनेटिक मटेरियल की बात, जहां जहां पर इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट होती हैं, वहां वहां पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, क्या समझे, आप ये समझे कि जहां जहां पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी रिकॉग्निशन साइट होती है, वहां वहां पर मिथाइल ग्रुप लग जाता है, और जिससे कि अपने जेनेटिक मटेरियल को काट नहीं पाता। ठीक है, क्लियर है। अब पढ़ लें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए एक और चीज समझ लेते हैं। आपने कहा ये आप समझ गए हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या फिर जो जेनेटिक सीजर है, अभी हम अगर जेनेटिक सीजर वर्ड यूज करें वो ज्यादा सही होगा। आपने कहा जो जेनेटिक सीजर है, जो जेनेटिक सीजर है उसका काम है जेनेटिक मटेरियल को क्या करना, कट करना। लेकिन ये दो प्रकार के हमारे पास आते हैं, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। तो आप नाम से कुछ कुछ आइडिया लगा पाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, अब देखिए डीएनए का फ्रेगमेंट है या डीएनए है पूरा, ये आपका डीएनए है। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर आप बात करें जेनेटिक सीजर की, अभी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं कहेंगे। आपने कहा जो जेनेटिक सीजर डीएनए को साइड से काटते हैं, यहाँ से बाहर से, ये बाहर की ओर है, जो मॉलिक्यूलर सीजर डीएनए को बाहर से काटेंगे उन्हें आप कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। क्लियर है। और जो रिस्ट्रिक्शन या फिर जो जेनेटिक सीजर डीएनए को बीच से काटते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, एंडोन्यूक्लियस। अब आप क्या कह रहे हैं, हमने कहा क्योंकि हमारा जो इंसुलिन का जीन ऐसा तो नहीं है कि वो क्या होगा, साइड में होगा, वो बीच में ही पाया जाएगा।
तो हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज कर रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ से कट करेगा, आपने कहा डीएनए को डी से कट करेगा। इतनी बात समझे आप लोग, इतनी बात समझे तो आगे जो चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं। चलिए, आपने बोला था एंजाइम्स व्हिच कट द डीएनए मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दीस एंजाइम्स आर जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर सीजर व्हिच कट डीएनए इनटू द सेगमेंट एट द स्पेसिफिक साइट्स। सिर्फ इतनी बात कही गई है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं लेकिन स्पेसिफिक साइट से, विशिष्ट स्थानों से कट करते हैं। ठीक है, इन्हें आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या जेनेटिक सीजर भी कह सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये हमने बात कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। हम क्या करेंगे, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से आप यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में एक बार आप लोग स्टडी करेंगे। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो डीएनए की फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने बात की थी। आपने कहा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रादर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस enzyme is a specific type of enzyme that can cleave into a DNA molecule and cut at specific recognition site। आपने यही सारी चीजें आपको ये बता रखी है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और उस स्पेसिफिक साइट को आप रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। अब से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप क्या करेंगे, पीछे की चीजों को ध्यान में रखेंगे। हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि रिकॉग्निशन साइट क्या होती है। हम समझ रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करे कि विशिष्ट स्थान से डीएनए को काट रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी वो काट देंगे, उसे आप रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। ठीक है, तो पहले वो साइट को पहचानेंगे और उसके बाद यानी कि साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी के बाद क्या करेंगे, उसे काटते हैं। Thus it breaks the फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो क्या करेंगे, ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। अब डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। डिपेंडिंग ऑन their ability to recognize the restriction site, restriction enzymes are of 4 types such as। अच्छा देखिए, अब आपने बोला कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो साइट को कैसे पहचानते हैं, उसके बेसिस पे ये 4 प्रकार के आते हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है और टाइप 4 है। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए। A probe is defined as a fragment of RNA or DNA with a variable length that can detect the presence or absence of any nucleotide substance in the given sequence। आपने बोला प्रोब क्या होता है, डीएनए का या आरएनए का एक ऐसा फ्रेगमेंट होता है जो कि क्या करता है, किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा, न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। DNA ligase is referred to as a specific enzyme that can catalyze the making of phosphodiester bond at 3' hydroxyl group and 5' phosphate group, thus helping joining DNA strand। ये जो वाली लाइन है ये हम तब बात करेंगे जब आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में और अच्छे से समझेंगे। आप जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रही है, कटिंग हो रही है। आपने क्या बोला, ठीक है, आप इतना समझिए कि जब आपने क्या किया, जब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाले गए, डीएनए को क्या किया गया, स्पेसिफिक साइट से कट किया गया। और आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, डीएनए लाइगेज इज रेफर्ड टू एज अ स्पेसिफिक एंजाइम। जो डीएनए लाइगेज है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम है। ये क्या करेगा, दैट कैन कैटेलाइज the making of phosphodiester bond at 3' hydroxyl group and 5' phosphate group, thus helping joining DNA strand। ओके, तो हमने क्या बोला, अभी आप क्या बात करेंगे, हमने कहा कि जब डीएनए की कटिंग की गई तो अब क्या हुआ, डीएनए के फ्रेगमेंट आपके पास आ गए। ठीक है, आपके पास पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड था इस प्रकार से। अब आपके पास क्या आ गए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स आ गए इस प्रकार से। लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता चला है कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है। जीन ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं, जिस जीन की आपको आवश्यकता है वही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसके लिए हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, टेक्निक है, आ गई है। आपने कहा क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल शामिल है, एक टेक्निक हमारे पास आई है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, एक जेल को लिया जाता है, कहाँ से लिया जाएगा जेल को, जो रेड एल्गी आपकी होती है
ठीक है, जेलिडियम, वहां से क्या होता है, जेल को लिया जाता है। जब जेल को लिया जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे। पोर्स क्यों होते हैं? ताकि इन पोर्स से हो करके जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो निकल सके। अब देखिए, यहाँ पर आपने कहा डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो आपने यहाँ पे क्या किए हैं, लोड किए हैं। ये है डीएनए के फ्रेगमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब ये मूव करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। क्या समझे आप इस बात से? इस अरेंजमेंट से आप क्या समझे? आप ये समझे कि जो छोटे फ्रेगमेंट थे वो जल्दी से क्या इधर को पहुंच गए हैं और जो बड़े फ्रेगमेंट थे वो पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने साइज के अकॉर्डिंग वहां पर अरेंज हो गए हैं। जब साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं तब आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो पढ़ ले, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या आपको बोला गया है? आपने कहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट और अदर मैक्रो molecules such as RNA and protein based on their size and charge। अब देखिए, यहाँ पर ये जो सेपरेट हुए हैं इनके चार्ज के बेसिस पे, उनके साइज के बेसिस पे यहाँ पर सेपरेट हुए हैं। ठीक है, electrophoresis involve running a current through a gel containing the molecules of interest. Based on their size and charge, the molecules will travel through the gel in the different directions or at a different speed, allowing them to be separated from one another। ठीक है, अब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। आपने कहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है आपने जेल ली। जेल कहाँ से ऑब्टेन होती है? आपने कहा रेड एलगी से होती है। जेल को लिया गया, यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया गया है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट जब लोड किए गए तो आपका डीएनए पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है और एसिडिक होता है, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे आप। एसिडिक होता है डीएनए, नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और ये अपने साइज और अपने चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, वहां पर अरेंज हो जाते हैं। बेसिक सा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो ये। ठीक है, बेसिक चीजें समझ आ गई है। अब थोड़ा सा जेल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जेल क्या है, कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? आपने कहा एज द नेम सजेस्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व अ जेल। जैसे कि आपको पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल मतलब जेल इन्वॉल्व होगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, जनरेट किया जाएगा। ठीक है, a slab of jello-like materials, gel for DNA separation, often made out of a polysaccharide called agarose, which comes as dry powdered flakes. When a agarose is heated in a buffer, water with some salt in it, and allowed to cool, it will form a solid, sludgy, squashy gel. At the molecular level, the gel is a matrix of agarose molecules that are held together by hydrogen bonds and form tiny pores। अब आपको ये बताया गया कि जेल को किस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए, आपको जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई तो यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। ठीक है, स्टेन जब किया जाता है तो आपको इस प्रकार के कलर दिखाई देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट है। कुछ इसी प्रकार से आपके पास क्या आता है, डीएनए के फ्रेगमेंट। क्योंकि आपने क्या बोला था, डीएनए कैसा है, व्हाइट कलरलेस है। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टेन किया, जब स्टेन यहाँ पर किया तो इस प्रकार से आपके पास अलग अलग, आप देख रहे हैं साइज अलग अलग होगा, कलर में भी डिफरेंस यहाँ पर आता है। इस प्रकार से आपने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर डिस्कवर किया। चलिए, ये जो थी वो बेसिक सी चीजें थी। प्रोसेस के बारे में बात करें कि क्या क्या प्रोसेस आपने किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। चलिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई गई है, इमेज दिखाई गई है, इसी के बारे में हमने अभी बात किया। आपने कहा ये एक जेल है, पूरा जेल है। जेल में पोर्स पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पर कैथोड है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, एनोड है जिसमें क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज। आपने यहाँ पे डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उन्हें लोड किया है। जब इन्हें लोड किया तो आपको इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, आपने क्या बोला, लॉन्गर मॉलिक्यूल्स पीछे रह गए हैं, जो लंबे मॉलिक्यूल थे वो पीछे होंगे, जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे रह गए हैं। क्यों? क्योंकि छोटे थे और पोर से इजिली निकल पा रहे थे।
क्लियर है इतनी बात? पढ़ लें आपने कहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। इसलिए यही बात हम कर रहे थे। डीएनए सैंपल्स आर लोडेड इनटू वेल्स। आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर जो छोटे छोटे वेल बनाए गए थे उसमें आपने डीएनए सैंपल को लोड किया एट वन साइड ऑफ जेल एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू पुल देम थ्रू द जेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है तो ये आगे की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। DNA fragments are negatively charged, so they move towards the positive electrode because all DNA fragments have the same amount of charge per mass. Small fragment move through the gel faster than larger molecules. तो आपने ये बोला छोटे जो मॉलिक्यूल थे वो जल्दी से मूव करने लगे और जो बड़े मॉलिक्यूल थे वो कंपैरेटिवली स्लोली मूव कर रहे हैं। When a gel is stained with a DNA binding dye, the DNA fragment can be seen as a band. ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर क्या किया, जब यहाँ पर डीएनए की जो फ्रेगमेंट हैं वो यहाँ पर अरेंज हो गए हैं तो आपने डाई यहाँ पर की है और उसके द्वारा आपको क्या मिले, जो कलरफुल डीएनए आपको वहां पर देखने को मिला। क्लियर है इतनी बात? चलिए पहले आप इतनी बात समझ लीजिए, फिर हम देखेंगे विजुअलाइज किस प्रकार से आपके पास डीएनए हुआ है। चलिए सो क्लास आज हमने बात की है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, आपने कहा आइसोलेशन, आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है। सेकेंड था फ्रेगमेंटेशन, आपने डीएनए के फ्रेगमेंट वहां पर क्या कर दिए हैं। अब आपने कहा कि डीएनए के फ्रेगमेंट को आपने सेपरेट कर दिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप बात करेंगे यहाँ पर विजुअलाइजिंग द डीएनए फ्रेगमेंट, जिसमें आप बात करेंगे कि जो डाई आपने यहाँ पे यूज किया उस डाई का नाम क्या है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जो टॉपिक है वो एक बार आप लोग घर में पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।